हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? देखो दोस्तों, एक तो आपको वीडियो कैसी लगी। आप सबसे पहले तो आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी है, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा जो प्रयास ये है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध करवाना है और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने हैं। तो जहाँ भी कहीं भी कोई दिक्कत हो, आराम से निस्संदेह मुझे आप कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं, जो मेवाड़ राज्य का इतिहास चल रहा है, तो मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं भाग 7 और आज हम बात करने वाले भाग 8 की बात करेंगे। मेवाड़ का इतिहास भाग 8। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का जैसे ही नाम सुनते हैं, महाराणा कुंभा से हर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो या आपका रीट हो या आपके पटवार हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आरएस हो, कोई सा भी, तो यहाँ से प्रश्न बने, प्रश्न जरूर बनता ही बनता है। तो दोस्तों, उसी महाराणा कुंभा की आज बात कर रहे हैं, जिसको हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उस महाराणा कुंभा की आज हम बात करने वाले हैं। तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक का है। महाराणा कुंभा के शासनकाल 1433 से 1468 तक का है। महाराणा कुंभा के समय को हम चार भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में बांट सकते हैं इनकी जो राजनीतिक कैरियर को। देखिए दोस्तों, पहला हमने बांटा इसका परिचय, यानी महाराणा कुंभा का पहले भाग में हमने बात की परिचय। दूसरे भाग की हमने बात की, इनका जो दूसरा भाग ये रहा राजनीतिक जीवन, युद्ध, शांति, समझौते, साम्राज्य, जो भी है ये राजनीतिक कैरियर में हम पढ़ेंगे। तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे साहित्य, कि महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन से साहित्यकार थे, ये खुद भी बहुत बड़े साहित्यकार थे, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे उनकी हम बात करेंगे साहित्य में। और चौथे भाग में हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के योगदान में आखिर महाराणा कुंभा का क्या योगदान था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले महाराणा कुंभा का परिचय। दोस्तों, महाराणा कुंभा की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1423 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था राणा मुकल, इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। इनके पिता की हत्या 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा के नाल उदयपुर में चाचा और मीरा ने कर दी। चाचा और मीरा राणा खेता के अवैध संतान थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। लगभग महाराणा कुंभा 10 वर्ष के थे, तो 10 वर्ष की आयु में इस मेवाड़ के शासक बन गए। अब जैसे ही 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने, इनके सामने दोस्तों दो महत्वपूर्ण दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो ये थी कि इनके पिता के हत्यारों से बदला लेना। दूसरी चुनौती ये थी कि मेवाड़ में मारवाड़ के रणमल राठौड़ का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा था, तो रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। ये इनके सामने मुख्यतः दो चुनौतियां थी। तो आइए हम बात करें परिचय। तो इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। इनके पिता का नाम है राणा मोकल। राणा मोकल। महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई है। कौन कौन सी उपाधि मिली उनकी हम बात करने वाले हैं। देखो, एक तो इनको कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण मिली है, यानी बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य। इनके अलावा इनको कहा जाता है राणो रासो। राणो रासो। राणो रासो यानी साहित्यकारों का संरक्षक। साहित्यकारों का संरक्षक। इनके दरबार में बहुत सारे साहित्यकार, विद्वान दरबारी निवास करते थे। इन्होंने खुद ने भी बहुत सारे साहित्य पर ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखी, तो ये राणो रासो की उपाधि से विभूषित हुए। इनके अलावा इनको कहा जाता है हाल गुरु, यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। हाल गुरु।
दुर्गों का स्वामी। इनके अलावा इनको कहा जाता है टोडरमल। टोडरमल की उपाधि भी मिली हुई थी। एक टोडरमल इतिहास में अकबर के जो दरबार में नवरत्न में भी शामिल था, जिसने आईन धैर्यशाला बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी 1580 में। और ये टोडरमल महाराणा कुंभा की उपाधि है। इनके अलावा और बात करें तो दोस्तों इनको कहा जाता है परम गुरु। महाराणा कुंभा को परम गुरु की उपाधि मिली हुई है। परम गुरु, समय का सर्वोच्च, समय का सर्वोच्च। इनके अलावा राजगुरु, राजगुरु यानी राजाओं का भी गुरु, राजगुरु। इनके अलावा दोस्तों हिंदू सुल्तान, बहुत विशेष इंपोर्टेंट, ध्यान रखें आपको हिंदू सुल्तान को, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। इनके अलावा अश्वपति, गजपति, नरपति। अश्वपति, अश्व यानी होता है घोड़ा, पति यानी स्वामी, घोड़ों के स्वामी अश्वपति। नर यानी मनुष्य, मनुष्यों के बीच, प्रजा की स्वामी नरपति। इनके अलावा गजपति, गज यानी होता है हाथी, गज यानी हाथी, पति यानी स्वामी, घोड़ों का स्वामी, प्रजा का स्वामी, हाथियों का स्वामी। ये सारी उपाधि किन्हें मिली है? महाराणा कुंभा को मिली हुई है। इनके अलावा उनको कहा जाता है छाप गुरु, यानी छापा मार युद्ध प्रणाली में पारंगत, छाप गुरु। शैल गुरु, इनके अलावा चाप गुरु, धनुष विद्या में भी पारंगत थे, चाप गुरु। ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा के पास थी, यानी इन्हें मिली हुई थी। अब इन उपाधियों में दोस्तों 4 उपाधियां आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? देखिए, एक तो आपको याद रखना है विशेष इंपोर्टेंट, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य ये तो याद रखनी है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मेवाड़ के किस महाराणा को प्राप्त थी? तो आपको याद रखना है महाराणा कुंभा। एक याद रखना है आपको हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, विशेष ध्यान रखना है हिंदू सुल्तान। एक आपको याद रखना है राणो रासो, राणो रासो यानी साहित्यकारों का संरक्षक। वैसे इन्हें एक रानी राय की भी उपाधि है, रानी राय। उपाधियां तो बहुत है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपको 4 उपाधियां तो विशेष ध्यान रखनी है आपको। अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, रानी राय और हिंदू सुल्तान। इनके अलावा छापगुरु, छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत, शैलगुरु, चापगुरु, धनुर्विद्या में जो परंपरा पारंगत, राजगुरु, राजाओं का गुरु, हालगुरु यानी दुर्गों का स्वामी, टोडरमल परम गुरु, समय का सर्वोच्च, अश्वपति घोड़ों का पति, प्रजा का पति, हाथियों का पति और राजाओं में भी राजा। ये सारी उपाधियां किसे प्राप्त है? महाराणा कुंभा की। ये हमने बात की दोस्तों इनके जीवन परिचय के बारे में। अब राजनीतिक सफर की बात करें, राजनीतिक सफर की बात करें तो 1433 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में इनके पिता मुकल की हत्या की गई, मुकल की हत्या। अब दोस्तों मुकल की हत्या करने में जो योगदान था, एक तो था महपा पंवार, महपा पंवार। एक है चाचा व मेरा, चाचा व मेरा। चाचा और मेरा महाराणा खेता की अवैध संतान थी। 1433 में जीलवाड़ा के नाल अभियान था गुजरात के शासक के विरुद्ध। उस समय एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे राणा मुकल, और उस वृक्ष का नाम पूछ लिया मुकल ने चाचा और मेरा से। चाचा और मेरा की जो मम्मी थी, माता थी, खातिन जाति की थी, और चाचा और मेरा ने इन जैसे वृक्ष का नाम पूछा, इन्होंने अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला लेने के लिए दोस्तों मुकल की हत्या कर दी 1433 में। इस समय महाराणा कुंभा की आयु लगभग 10 वर्ष की थी। तो 10 वर्ष की अवस्था में ये शासक बन गए। इनके सामने मुख्यतः 2 चुनौतियां थी। वो कौन कौन सी चुनौतियां थी उनकी बात करें, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखिए आगे चलते हैं। ये हमने जीवन परिचय की बात कर ली। दो नंबर पे हमने बात की राजनीतिक, यानी इनके राजनीतिक जीवन में कौन कौन से उथल पुथल हुए, कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से संधि हुई, उनकी बात करें हम। तो राजनीतिक जीवन की बात करें, 1433 ईस्वी में इनके पिता की हत्या हो गई और ये शासक बने। 1433 से लेकर 1468 तक ये शासक रहे मेवाड़ के। दोस्तों इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था राणा मोकल। राणा मोकल। और राणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा, चाचा व मेरा ने की थी। और इनका सहयोग दिया था महपा परमार ने। महपा परमार ने। इनके अलावा चाचा मेरा का पुत्र था एका। तो इन सबका सहयोग, मुगल की हत्या में इन सब लोगों का योगदान था। और चाचा और मेरा की हत्या बाद में महाराणा कुंभा ने चाचा और मेरा की हत्या करवा दी। महपा पंवर और एका, महपा पंवर और एका ये दोनों मालवा के शासक, मालवा के शासक यानी मांडू के शासक या मालवा के शासक इस समय थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट, प्रथम। तो महमूद खिलजी के पास में शरण किसने ली? एका और महपा पंवार ने। महमूद खिलजी प्रथम ने महपा पंवार और एका को शरण दे दी मालवा में, मांडू के सुल्तान ने। महमूद खिलजी प्रथम ने महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से इन्हें लौटाने को कहा। महाराणा कुंभा ने इन दोनों लोगों को मेवाड़ लौटाने को कहा। यानी ये महाराणा कुंभा की तरह से दुश्मन हुए। इन दुश्मनों को शरण किसने दे दी? महमूद खिलजी प्रथम ने दे दी। अब दोस्तों जैसे ही महमूद खिलजी प्रथम ने इनको शरण दी, महाराणा कुंभा ने इन्हें लौटाने को कहा, लेकिन महमूद खिलजी ने इन्हें नहीं लौटाया। महमूद खिलजी के साथ में संघर्ष किसका हो गया? महाराणा कुंभा का हो गया। और कौन सा युद्ध हुआ उनकी बात करें हम, तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में एक युद्ध हुआ दोस्तों। उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और ये युद्ध हुआ दोस्तों 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ। और इस युद्ध में जीता कौन है? महाराणा कुंभा। महमूद खिलजी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। इतिहासकार फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता इस युद्ध में महमूद खिलजी की विजय बताता है, जबकि अनेक जो ख्यात है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इन सब में महाराणा कुंभा की विजय बताई गई है। और इस विजय के उपलक्ष्य में यानी सारंगपुर विजय और सारंगपुर मालवा, सारंगपुर यानी मालवा, सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ के निर्माण करवाया। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के बीच में करवाया। और विजय स्तंभ का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे स्थापत्य कला में। तो ये युद्ध हो गया सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। सारंगपुर गुजरात में स्थित है। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने
जो ये मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर दिया। और दोस्तों महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद में अपने दरबार में ले आए, मेवाड़ ले आए, चित्तौड़ में रखा, 6 महीने के लिए इन्हें बंदी बनाकर रखा और बाद में इन्हें सम्मान सहित इनका जो राज्य लौटा दिया, इन्हें छोड़ दिया। तो ये युद्ध, और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों जो गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह, अब कुतुबुद्दीन शाह और महाराणा कुंभा के बीच में भी संघर्ष की शुरुआत हो गई। और ये संघर्ष क्यों हुआ? ये संघर्ष नागौर को लेकर हुआ। और नागौर को लेकर हुआ तो महाराणा कुंभा ने नागौर के शासक को पराजित कर दिया। और ये बाद में जो गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन शाह, ये मालवा के शासक के साथ में मिल गया और इन्होंने मिलकर एक संधि की महाराणा कुंभा के विरुद्ध। इस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। तो मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के मध्य एक संधि हुई, चंपानेर की संधि। तो हम एक बार बात करें चंपानेर की संधि। दोस्तों ये संधि हुई 1456 में। चंपानेर की संधि कब हुई है? 1456 ईस्वी में। और ये संधि किन किन के मध्य हुई है? तो ये मालवा और गुजरात के शासक के मध्य हुई है। मालवा के शासक कौन है इस समय? महमूद खिलजी प्रथम। और गुजरात के शासक कौन है यहाँ? कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के बीच में 1456 ईस्वी में संधि हुई। और संधि की शर्तें ये रखी गई कि मालवा की ओर से मैं आक्रमण करूंगा। मालवा की ओर से आक्रमण कौन करेगा? महमूद खिलजी करेगा। जबकि मेवाड़ की ओर से आक्रमण कौन करेगा? उदयपुर साइड से आक्रमण कौन करेगा? गुजरात के शासक करेगा। और जैसे ही मेवाड़ को जीतेंगे, जीतने के बाद में राज्य को आधा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इस संधि को महाराणा कुंभा ने विफल कर दिया। अपनी सूझबूझ से इस संधि को विफल कर दिया। तो ये बात की अपने 1456 में चंपानेर की संधि को। तो याद रखना है आपको चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई है। तो चंपानेर की संधि दोस्तों महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई है। और महाराणा कुंभा के विरुद्ध किसने की है? तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य ये संधि हुई है। दोस्तों इसके बाद में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। और ये युद्ध होता है 1457 ईस्वी में। बदनौर का युद्ध कब होता है? 1457 ईस्वी में। दोस्तों बदनौर का है, देखो बदनौर भीलवाड़ा में है। बदनौर का है भीलवाड़ा में है। 1457 ईस्वी में। किन किन के बीच में होता है? महाराणा कुंभा के विरुद्ध गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना। और इस युद्ध में भी महाराणा कुंभा विजय हो। ये दोनों हार गए। यानी बदनौर का युद्ध जो 1457 में हुआ, इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के शासक दोनों को पराजित किया। यानी महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को दोनों को पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। कुशाल माता का मंदिर ये कहाँ बनवाया? बदनौर में बनवाया। जो बदनौर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बदनौर का युद्ध 1457 में महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना के बीच में।
इस युद्ध में जीता कौन है? महाराणा कुंभा। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। अब एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नागौर का संबंध। आखिर नागौर और महाराणा कुंभा के बीच में जो ये संबंध कड़वे हो गए, संबंध क्यों खराब हुए? तो एक बार बात करें नागौर। नागौर के शासक थे फिरोज खान। देखो नागौर के साथ संबंध, दोस्तों नागौर के शासक है फिरोज खान। फिरोज खान। और फिरोज खान की मृत्यु के बाद में इनके एक पुत्र थे मुजाहिद खान। मुजाहिद खान। और एक पुत्र था शम्स खान। फिरोज खान की मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकारी को लेकर इनके पुत्र मुजाहिद खान और शम्स खान के बीच में संघर्ष हुआ। और यहाँ मुजाहिद खान गुजरात के शासक के सहयोग से शासक बन गया। गुजरात के शासक से सहयोग से मुजाहिद खान शासक बन गया। शम्स खान महाराणा कुंभा के सहयोग से मुजाहिद खान को पराजित करके शासक कौन बन गया? यानी नागौर के शासक बनाने में शम्स खान को जो सहायता दी है, ये सहायता किसने दी है? कुंभा ने दी है। और एक शर्त भी रखी गई, लेकिन बाद में शर्त को शम्स खान ने मानने से मना कर दिया और इस प्रकार नागौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। नागौर पर अधिकार कर दिया किसने? महाराणा कुंभा ने। नागौर के शासक शम्स खान को पराजित कर दिया। तो ये नागौर के साथ में संबंध थे। दोबारा बोल देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। देखो नागौर के साथ में जो संबंध है दोस्तों, फिरोज खान नागौर के शासक है फिरोज खान। फिरोज खान की मृत्यु के बाद में मुजाहिद खान गुजरात, ये मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के सहयोग से शासक कौन बन गए? मुजाहिद खान। यहाँ इनके जो भाई हैं शम्स खान, इनको सहयोग किसने दिया? महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा के सहयोग से शासक कौन बन गए बाद में? शम्स खान। तो इसलिए गुजरात के शासक और महाराणा कुंभा के बीच में भी अनबन बन गई और शम्स खान पर बाद में आक्रमण कर दिया महाराणा कुंभा ने, क्योंकि इसने संधि की जो शर्तें थी उनका पालन नहीं किया। ये थी नागौर के साथ में संबंध। अब दोस्तों जो महाराणा कुंभा जैसे शासक बने, इनके सामने प्रमुख दो चुनौतियां थी। एक चुनौती थी चाचा मेरा की हत्या करना और एक चुनौती थी रणबल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। रणबल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। अब देखो रणबल राठौड़ की बात करें, रणबल राठौड़ मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे रावचूड़ा के, एक का नाम था कान्हा, एक का नाम था रणबल राठौड़। जैसे ही 1423 में रावचूड़ा की मृत्यु हुई तो मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर अधिकार कर लिया रणबल राठौड़ ने। और बाद में हंसाबाई ने रणबल राठौड़ को बुला लिया मेवाड़ में, जो कि ये मुगल का संरक्षक के रूप में काम किया। लेकिन रणबल राठौड़ ने दोस्तों धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और मेवाड़ में अपना अधिकार, अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। और यहाँ जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद थे, इन पदों पर मारवाड़ के सामंतों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। यानी अनावश्यक रूप से यहाँ रणबल राठौड़ का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस प्रभाव को कम करने का प्रयास, यानी महाराणा कुंभा के सामने चुनौती थी रणबल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। तो 1438 में 1438 ईस्वी में रणबल राठौड़ की हत्या भारमली के सहयोग से करवा दी। 1438 ईस्वी में रणबल राठौड़ की हत्या महाराणा कुंभा ने किसके सहयोग से? भारमली के सहयोग से करवा दी। अब दोस्तों देखो ये भारमली है, ये रणबल राठौड़ की प्रेमिका थी। रणबल राठौड़ की प्रेमिका था भारमली, और एक भारमली हंसाबाई की दासी थी। हंसाबाई के साथ में भारमली आई हुई थी। कहा जाता है रणबल राठौड़ की ये प्रेमिका थी। और एक दिन रणबल राठौड़ ने महाराणा कुंभा को मारने का प्रयास किया, मारने का एक षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किसने कर दिया? भारमली ने कर दिया। और बाद में ये कहा जाता है भारमली को महाराणा कुंभा ने अपनी ओर मिला लिया और भारमली ने शराब में विष डालकर
शराब पिलाकर रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। यानी जो भारमल ये उनकी प्रेमिका थी और प्रेमिका ने रणमल राठौड़ को भी रास्ते से हटा दिया। तो इस तरीके से रणमल राठौड़ से प्रभाव से छुट्टी मिल गई महाराणा कुंभा को। अब आगे बात करें इनके बाद में, रणमल राठौड़ का जो पुत्र था ये था जोधा, कौन है? राव जोधा। रणमल राठौड़ की मृत्यु मेवाड़ में हुई है और उस समय जोधा भी कहा था? मेवाड़ में था। और ये जोधा मेवाड़ से भागकर जोधपुर में मारवाड़ में कुहानी गांव में जाकर इसने शरण ली थी। तो जोधा के समय एक संधि हुई है, आंवल भांवल की संधि। आंवल भांवल की संधि, और ये संधि हुई है 1453 ईस्वी में। आंवल भांवल की संधि 1453 ईस्वी में। दोस्तों ये जो संधि है ना, ये संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई है। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई है। मेवाड़ की ओर से यहाँ शासक कौन है? महाराणा कुंभा। जबकि मारवाड़ की ओर से शासक कौन है? राव जोधा। यानी ये संधि किन के बीच हुई है? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य हुई है। लेकिन इस संधि में मध्यस्थता, मीडिएटर का काम किसने किया? मध्यस्थता। ये काम किया हंसाबाई ने। किसने किया? हंसाबाई ने। हंसाबाई कुंभा की क्या है? कुंभा की दादी और राव जोधा की बुआ जी थी। और दोस्तों आंवल भांवल की संधि सोजत में की गई और आंवल भांवल की जो संधि थी ये सीमा निर्धारण को लेकर की गई। सीमा निर्धारण को लेकर संधि की गई। आप ऐसे याद करें, जिधर जिधर से आंवला के पेड़